अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब कुछ मामला सही चल रहा है क्या? सुभाष, सुखविंदर सिंह, वानी चौरसिया, हंसराज, कौशव घोष, मनु सोमवंशी, एम समीर, प्रदीप कुमार। जैसे अगर आपको सर पेन कैसा है? पेन तो भाई ऐसा ही है, तो सर्वाइकल वगैरह जो है ना, इनका कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं। बस किसी दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी दिन कम। बस टाइम से ही पास करना पड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ, कल बच्चों ने लिखा भी एक दो ने कि होम्योपैथिक की दवाई लो, तो लास्ट एक होम्योपैथिक की बचा है, वरना मैंने अंग्रेजी दवाई हो, टपिंग हो, कायरोप्रैक्टर को दिखाना हो, अलग अलग निडल विडल लगाते हैं, बहुत सारे तरीके अपना चुका हूँ मैं, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, सब। अब एक आयुर्वेदिक दवाई अभी खाली है, अब एक लास्ट होम्योपैथिक बचा है, एक उसे ट्राई और किया जाएगा। जैसे आई हैव ज्वाइन आफ्टर कंप्लीटिंग प्रीवियस वीडियोस। बहुत बढ़िया। ये बच्चा कह रहा है सर विनेश फोगाट के बारे में क्या कहेंगे? देखो ये तो दुख की बात है। हमें लगा था कि यार, मैंने तो आपको बताऊं ईमानदारी से, मैंने ये भी देख लिया था कि अगर विनेश फोगाट एक गोल्ड मेडल जीत जाती है और 3 हमारे पास ब्रॉन्ज है, तो इंडिया की रैंकिंग कहाँ पहुंच जाएगी। तो हम 30-35 के आसपास आने वाले थे, ठीक है। फिर मुझे लगा कि शायद एक अपने नीरज चोपड़ा जी तो लेके आई जाएंगे, तो फिर रैंकिंग 25 के आसपास पहुंच जाएगी, 2 गोल्ड मेडल हो जाएंगे। तो लेकिन देखो रूल है, अब उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि विनेश फोगाट जो है वो हमेशा 53 किलो वर्ग में लड़ी है, तो जो एक एथलीट की जो बॉडी होती है ना, उसका वेट उसके आसपास कांस्टेंट सा हो जाता है कि लगातार अपना वजन 53 किलो के आसपास रखता है। वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ रही है, तो उन्हें पहला जो 2 दिन इसमें क्या होता है रेसलिंग में, कि आपकी 2 दिन बाउट चलती है। जैसे पहले दिन चलेगा प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, अगले दिन फाइनल, तो 2 दिन आपका जो वेट है वो अंडर वजन होना चाहिए। अब पहले दिन तो उन्होंने किस तरीके से रात भर कोशिश करके 50 से हल्का सा कम कर लिया, लेकिन वो ये ना कि भाई वो तो आपने जबरदस्ती एक दिन में किया है, रात भर आप सोए नहीं हो, रात भर कूद फांद कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जैसे आप थोड़ा सा भी कुछ भी खाओगे वो फिर से 50 से ऊपर चला गया। 2 किलो वजन फिर से कोशिश की कम करने की, तो नहीं हो पाया 100 ग्राम। तो रूल है इसमें, मैं देख रहा था टीचर कह रहा है कि भारत सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। तो इसमें ओलंपिक कमेटी होती है, अगर हर एक देश की सरकार ऐसे इंटरफेयर करने लग गई ना, फिर कोई गेम नहीं हो सकता, कि हर एक देश को हर अपने खिलाड़ी के साथ कुछ ना कुछ गलत लगता ही है। तो जो रूल रेगुलेशन है, अगर उसके अगेंस्ट कुछ काम किया जाए तो तब होता है। तो खैर, लेकिन आप सोचो कि इन्हें थोड़ा सा करना चाहिए था कि इन्हें वेट कराने से पहले बोल देना चाहिए था कि जी हमारा जो कैंडिडेट है वो इंजर्ड हो गया है, तो कम से कम सिल्वर मिल जाता। तो उन्हें लगा होगा कि जब खुद से वेट क्या होगी, लगभग 50 ही आ रहा है, क्या पता काम चल जाए, बाउट हो जाए तो गोल्ड मेडल ही मिल जाए। तो खैर कोई नहीं, जो उसने हमारी नजरों में तो गोल्ड मेडल जीत लिया है कि नहीं। खैर अब छोड़ो इस बात को ना, ज्यादा जितनी बात करेंगे उतनी टेंशन होगी। अच्छा, अब हम भी, हाँ, एक विनय जी के साथ गलत हुआ। बेटा गलत तब होता है ना, कुछ अनफेयर काम हो, गलत क्या है इसमें भाई, जो रूल है उसके हिसाब से नहीं हुआ, ठीक है, हार्ड लग गया। गलत तब होता है कि कोई मान लो कि कोई गलत काम कर दिया जाए, कि आपको 50 से कम था और कह दिया कि जी 50 से केवल 50 ग्राम कम है, आपको तो 50 किलो से, तो तब होता है गलत, है ना। खैर छोड़ो से, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। सर आपकी कोई बुक मार्केट में, मेरी कोई बुक मार्केट में नहीं है, बस कोई बच्चे जो है क्लास नोट्स वगैरह जो है, वो बच्चे जो हैंड रिटन लिखकर वो कई बार अलग अलग जगह मिल रहे होते हैं मार्केट में। अपनी तरफ से हमने कोई पब्लिश नहीं किया कि कोई हमने कोई अपनी तरफ से बुक निकाली हो, वो हमने नहीं किया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, आज हम एक बार लिखेंगे। ये शायद ये नहीं पढ़ाया मैंने भी आपको, लाउडनेस ऑफ साउंड बताना मुझे एक बार शायद नहीं पढ़ाया है। एक्चुअली 2 बैच में चल रहा है टॉपिक ना, अब ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किस बैच में पढ़ाया किस में नहीं। लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रबलता, आपकी क्लास में मैंने शायद कल पिच तक पढ़ाया था, पिच तारत्व, आवाज का पतलापन या मोटापन, है ना। लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता। बेटा लाउडनेस का मतलब आप समझो अपने दिमाग में, जैसे आप साउंड के, ध्वनि के, आवाज के वॉल्यूम की बात कर रहे हो, वॉल्यूम की, ठीक है। तो मैंने कहा कि 1 और एक मैंने कहा 1, आप उसे इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हो, इतना लाउड क्यों बोल रहे हो। जब लाउडनेस बढ़ती है साउंड की, तो एक्चुअल बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है। तो अपने मोबाइल में जब आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, अपने टीवी का जब आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे होते हो, तो आपको पहले से ज्यादा लाउड साउंड सुनाई देता है। ये जो ज्यादा लाउड साउंड होगा उसकी प्रबलता, उसके अंदर ज्यादा प्रबल साउंड जो होगा, वो जो आपके कान के पर्दे पे पड़ेगा ना, तो आपके कान के पर्दे होंगे ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा हिलेंगे, ज्यादा दर्द होगा आपके कान के पर्दों में। तो हमारे जो कान के पर्दे जो है बहुत ज्यादा लाउड जब साउंड सुनते हैं, तो बट एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपके कान के पर्दे पे कोई साउंड टकराता है ना, तो साउंड एक एनर्जी है, ऊर्जा है, तो आपके कान के पर्दों पर प्रेशर दाब डालती है, तो उस दाब की वजह से हमारे कान के पर्दे दर्द करने लगते हैं। अभी लाउडनेस जो है किस बात पर डिपेंड करती है, इस बात को समझो। जैसे कह सर जी अपनी कोई बुक लॉन्च कर दो, आप मेरे से इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चों को एक बात पता होगी, मैं कोई बुक तभी लॉन्च कर सकता हूं जब 100% वो बुक मैं खुद से ही बैठ के लिखवाऊं किसी से, या खुद से लिखूं। बुक लॉन्च करने को 15 दिन में भी हो सकती है, किसी को दे दो भैया, बाद में अपना फोटो लगा दूंगा मैं, और आपको इतना पता चल गया हो कि ये काम हम नहीं कर सकते, और इतना मेरे पास खुद का समय नहीं है कि मैं खुद से बैठ के कोई बुक लिख सकूं या किसी को बैठा के लिखवा सकूं, है ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत आते हैं हमारे पास, फोन आता है कि जी हम बुक तैयार करके दे देंगे, आप बस उसमें एक नजर मार लेना, फोटो आपका लग जाएगा, आपके नाम से पब्लिश हो जाएगी। बहुत जना लोग ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ पे कैरेबिल में थोड़ा सा ये है कि टीचिंग एथिक्स हैं, है ना। अगर आप, मैं एक दिन, हमारे जयदीप सर पढ़ाते हैं इंग्लिश, आप बहुत सारे लोग शायद पढ़ भी रहे होंगे। खैर रेलवे में तो इंग्लिश नहीं आता, जो बाकी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने देखता था वो क्लास के बाद अपने लैपटॉप खोल के अपना कंटेंट पे ही काम करते रहते थे। तो जो मेहनती लोग होते हैं कुछ कर लेते हैं, बाकी आते रहे हमारे पास फोन बहुत आते हैं, इस 15 दिन दे दो, 20 दिन में एक किताब तैयार हो जाएगी। वो
जिस दिन हम हमारे एथिक्स इतने गिर जाएंगे उस दिन हम कर लेंगे, वरना या फिर जिस दिन हमारे पास बहुत समय होगा तो तब करेंगे। ठीक है, चलो अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब यहाँ देखो, अब आते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड पे, ध्वनि की प्रबलता पे। तो मैंने कहा कि लाउडनेस को आप वॉल्यूम से समझो, है ना, वॉल्यूम ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा। अब बेटा एक चीज समझना, एक साउंड तो ये जा रहा है मेरे मुंह से, यहाँ से निकला हुआ, मैंने कहा हेलो, ये एयर में जा रहा है। एक मैंने कहा हेलो, ये साउंड भी एयर में जा रहा है। जब दोनों साउंड एयर में जाएंगे तो देखो एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या होगा बेटा, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंग है, तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंगों में पार्टिकल आगे पीछे हिलते हैं। तो मैं आराम से हेलो बोलता हूँ ना, हेलो, तो जो एयर के पार्टिकल है ना वो हल्के से आगे पीछे हिलते हैं। जब मैं बोलता हूँ हेलो चिल्ला के, तो एयर पार्टिकल बहुत ज्यादा आगे पीछे हिलते हैं। नहीं, जो ज्यादा लाउड साउंड होगा, ज्यादा वॉल्यूम वाला साउंड होगा, जब वो ट्रैवल कर रहा होगा एयर से, तो एयर के पार्टिकल हम क्या कहते हैं, कितना आगे कितना पीछे जाएंगे, उस हम कहते हैं एम्पलीट्यूड आयाम। नहीं, लाउडनेस किस बात पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड आयाम पर, कि जब मीडियम में साउंड चलेगा, जब अगर मीडियम के पार्टिकल बहुत ही हल्के फुल्के आगे पीछे जा रहे होंगे, एम्पलीट्यूड आयाम कम होगा, यानी कि कम लाउड, कम वो लो डेसिबल, वो समझो कि वो कमजोर लाउडनेस वाला साउंड है, कम लाउडनेस वाला। लेकिन कोई साउंड एयर में जा रहा है, उससे पार्टिकल बहुत ज्यादा आगे पीछे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला साउंड है, तो ज्यादा लाउडनेस वाला है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि लाउडनेस जो है, आवाज प्रबल कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना ज्यादा है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड आयाम पर। तो कोई साउंड के चलने से एयर के पार्टिकल बहुत ज्यादा आगे पीछे चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लाउड साउंड होगा वो। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम द लाउडनेस ऑफ साउंड, द लाउडनेस ऑफ साउंड, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, the loudness of sound depends on amplitude of vibrating particles in the medium। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता माध्यम के कंपन कर रहे, माध्यम के कंपन कर रहे, ध्वनि की प्रबलता माध्यम के कंपन कर रहे कणों के आयाम पर निर्भर करती है। बेटा इस लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज छिपी हुई है, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या छिपी हुई है कि ध्वनि की प्रबलता किस बात पर डिपेंड करती है, कंपन कर रहे कणों के आयाम पर, यानी कि एम्पलीट्यूड पर। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि लाउडनेस किस बात पर डिपेंड करती है, तो बेटा लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। तो मान लो कि एक साउंड बेटा ये जा रहा है और एक साउंड ये ट्रैवल कर रहा है एयर में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो साउंड है, एक साउंड ध्वनि की तरंग ये जा रही है एयर में, एक साउंड ये जा रहा है एयर में, इन दोनों में से आपको ज्यादा लाउड, ज्यादा प्रबल साउंड कौन सा लग रहा है, पहले वाला कि दूसरे वाला, ये पहले वाला है ये दूसरे वाला है, तो ज्यादा प्रबल ध्वनि कौन सी लग रही है। तो आप कहेंगे सर जो पहले वाला जो साउंड एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे तो बेटा इसकी एम्पलीट्यूड इतना कम है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, एम्पलीट्यूड बताया नहीं होता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, यानी ये वाला जो साउंड है ज्यादा लाउड है, ये इसकी प्रबलता ज्यादा है। और बेटा लाउडनेस जो है, इसे ध्यान रखना, लाउडनेस जो है ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। कैसे, लाउडनेस, लाउडनेस को मैं एल से लिख दे रहा हूं आपके लिए, हालांकि किताबों में आई लिखा होता है। लाउडनेस जो होता है ये बेटा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने एम्पलीट्यूड पहले से डबल कर दिया, मान लो कि जो आयाम जो अगर पहले से दुगना कर देंगे तो लाउडनेस पहले से कितने गुना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कर दिया आपने दुगना, तो बेटा लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड के, ध्वनि की प्रबलता तो आयाम के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड कर दिया आपने डबल तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, तो लाउडनेस पहले से 4 गुना हो जाएगी। तो लाउडनेस जो है वो पहले से बनेगी 4 गुना। तो अगर आप ध्वनि की जो प्रबलता है वो 4 गुना हो जाएगी बेटा आयाम के दुगना हो जाने पर। अगर ऐसे पेपर में क्या दे कि अगर हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे ए है, इसे कर देंगे 3a, यानी कि एम्पलीट्यूड 3 गुना कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी कि लाउडनेस 9 गुना हो जाएगी। तो पेपर में जितने भी गुना आयाम करेगा, जितने भी गुना एम्पलीट्यूड करेगा, उसका स्क्वायर कर देना, तो एम्पलीट्यूड क्या दुगना, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि लाउडनेस पहले से 4 गुना हो जाएगी। और बेटा जो लाउडनेस है ध्वनि की प्रबलता की, ध्वनि कितनी प्रबल है कितनी नहीं, इसके लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं डेसिबल। तो इसका मात्रक होता है डेसिबल और सिंबल होता है इसका डीबी। आप इसके लिए एक यूनिट और यूज कर सकते हो, देखो डेसिबल लिखा ना, खाली BL, बैल भी यूज कर सकते हो आप। एक बैल का मतलब होता है 10 डेसिबल, यानी अगर किसी एरिया में एक बैल का लाउडनेस है तो आप उसे 10 डेसिबल कह सकते हो। ठीक है, एक बच्चा सर आज बिहार में एक सवाल आया था, साउंड कैसे उत्पन्न होती है, तो हमने बता रखा आपको पिछली साउंड की क्लास में, नहीं बताया कि हमने कि साउंड लाउडनेस कैसे उत्पन्न होती है, बताया था हमने कि साउंड वाइब्रेशन से कंपन करने से पैदा होता है, वो अलग चीज है, फोन सोन अलग चीज है सुमन पोल। लाउडनेस जो है ध्वनि की जो प्रबलता है उसे हम नापते हैं डेसिबल में। ठीक है, और ये इसके लिए आप बैल का यूज भी कर सकते हो, और एक बैल जो होता है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा इसे आपको थोड़ा सा डेसिबल को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, जिससे आपको हल्का सा थोड़ा समझ में आने लग जाए। बेटा इस समय क्लास के अंदर बोल रहा हूं, तो एक सामान्य बातचीत में, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में जो लाउडनेस होता है ना, वो लगभग 50 डेसिबल के आसपास होता है, 50-55 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना जोर से बोल रहे हो। तो 50 डेसिबल का जो लाउडनेस है ये होता है नॉर्मल कन्वर्सेशन में, सामान्य बातचीत में, नॉर्मल कन्वर्सेशन, सामान्य बातचीत में।
तो नॉर्मल कन्वर्सेशन में, सामान्य बातचीत में जो लाउडनेस होती है 50-60 डेसिबल के आसपास की होती है। तो आप पूरा चाहो तो एग्जैक्ट लिख लो, 50-60 डेसिबल के आसपास। इस समय जब मैं कमरे में बोल रहा हूँ तो इस कमरे में 50 डेसिबल का लाउडनेस पैदा कर रहा हूँ मैं, 50 डेसिबल का, ठीक है। अब मिनिमम लाउडनेस पे बट आप सुन सकते हो, न्यूनतम शोर जिसे आप सुन सकते हो वो होता है 0 डेसिबल। अगर किसी एरिया में 0 डेसिबल का लाउडनेस है ना तो सिर्फ हम सुन सकते हैं। तो मैं सोचना कि 0 बिल्कुल 0 तो सुन ही नहीं सकते, 0 डेसिबल हुआ है जिसे सुन सकते हैं हम। अभी बताऊंगा 0 डेसिबल का मतलब क्या होता है। लेकिन मिनिमम ऑडिबल लाउडनेस हिंदी लिखेंगे, न्यूनतम शोर, न्यूनतम शोर जिसे सुना जा सकता है। मिनिमम लाउडनेस, मिनिमम ऑडिबल लाउडनेस, न्यूनतम शोर हम सुन सकते हैं 0। अगर पेपर में आ जाए ना कि हम न्यूनतम शोर कितना सुन सकते हैं तो ऑप्शन में कई बार बच्चे 0 से ऊपर 1 डेसिबल पर लगा देते हैं, यार 0 तो सुनेगा ही नहीं, तो 0 डेसिबल को भी सुना जा सकता है। सर जो रेलवे प्रैक्टिस सेट बैच है वो हम लोग को लेना पड़ेगा फ्री? वो तो यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे हम, वो फ्री है मेरे हिसाब से। अभी फ्राइडे और सैटरडे को मैंने बोला आपके साथ क्लास होगी, और मैं सबसे पहले चैप्टर उसमें वे भी पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको फायदा हो जाएगा। जो भी रिसेंट चैप्टर चल रहा है ना तो पहले उसी के क्वेश्चन करा देंगे हम आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा, अगर किसी एरिया में ये अगर 80 डेसिबल से बेटा ज्यादा का लाउडनेस हो, 80 डेसिबल से ऊपर का, तो 80 डेसिबल से ऊपर जो है ये बेटा नॉइज की कैटेगरी में आता है। तो 80 से ऊपर, और जनरली 140 जो है, 140-45 मैक्सिमम लाउडनेस है जिसे एक इंसान के कान के पर्दे झेल सकते हैं। अगर आपके कान के पास 140 डेसिबल से अधिक का लाउडनेस हो जाए काफी कुछ समय तक लगातार, तो हो सकता है कि कान के पर्दे जो है बहुत ज्यादा पेन करने लगे, ब्लड आने लग जाए, या ब्रेन हेमरेज जो है, दिमाग की नस भी फट जाए। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है कई बार डीजे पे डांस करते करते ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा लाउडनेस हो और आप हार्ट के मरीज भी हैं और आपका उतने ज्यादा आप हेल्दी भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा लाउडनेस से हार्ट अटैक भी आ सकता है। आजकल देखता हूँ बहुत जगह अभी कावड़ यात्रा चल रही थी, तो बड़ी धार्मिक यात्रा में मुजफ्फरनगर से हमारे यहाँ बड़ा माना जाता है। और कुछ लोग ना आजकल थोड़ा हवाबाजी भी करने लगे हैं, बड़े बड़े डीजे कंपटीशन करने लगे हैं। बहुत ही भारी भरकम जो डीजे होते हैं, जिसे कई बार जो उनकी जब बहुत ही ज्यादा लाउडनेस वाला साउंड होता है उसे कई बार घरों की खिड़कियां भी चटक जाती हैं और लोग डांस कर रहे हैं उसमें। बहुत ज्यादा जो लाउडनेस है उससे कई बार हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन हेमरेज, दिमाग की नस भी फट सकती है। वो बात अलग है कि बेटा जो लाउडनेस होती है ना, हाँ, अबव 80 डेसिबल जो है ये नॉइज की कैटेगरी में आता है। ये 80 डेसिबल से ऊपर जो नॉइज की कैटेगरी में। अगर ये 120 से ऊपर है तो फिर ये डेंजरस की कैटेगरी में आ जाता है, मतलब ये काफी खतरनाक की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे धोनी एंट्री करता है ग्राउंड में 120-22 डेसिबल तक का लाउडनेस हो जाता है, और सोचो 50-60 हजार लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं, वो तो खैर कुछ सेकंड के लिए ही गेम होता है, और बाकी इतना बड़ा ग्राउंड है, अगर थोड़े से एरिया में इतना लाउडनेस हो जाए ना तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो 120 से ऊपर तो फिर वो डेंजरस की कैटेगरी में चला जाता है। तो 80 से ऊपर भी नॉइजी है वो, और 140-45 तो मैक्सिमम है जिसे इंसान झेल सकता है। हालांकि लाउडनेस के साथ एक दिक्कत है कि हर एक व्यक्ति के लिए बराबर नहीं होती है। कोई व्यक्ति के लिए हो सकता है कि 120 डेसिबल बहुत ज्यादा शोर हो, बुजुर्ग आदमी 120 पे भाई साहब घबरा जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। और कोई बच्चे है, जवान आदमी है, हो सकता है 135-40 पे भी डांस कर रहा हो। तो आपके कान की क्षमता पे भी डिपेंड करता है। लाउडनेस जो है वो यूनिवर्सल नहीं होती, पर्सन टू पर्सन जो है वो उतना ही लाउडनेस किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता। इसलिए जब आप देखते हैं कि जब हम छोटे थे गली में, मेरे अभी भी याद है, हमारे घर के सामने एक जैन अंकल रहते थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो खैर वो और उनका बेटा रहते थे, फिर दोनों एक्सपायर हो गए। वो अंकल काफी बुजुर्ग थे, और हम क्या करते थे गली में बम छुड़ाते थे दिवाली से 15 दिन पहले ही। और बम फटता था तो अंकल बड़े परेशान होते थे, गेट खोलते थे, गाली बकते थे, हम सब भाग जाते थे ऐसे ही। और हमें लगता था कि ये अंकल पता नहीं क्यों किलसते हैं, हमें लगता था घर में कोई बच्चे नहीं है इसलिए हमारे से चिढ़ते हैं, क्योंकि हमारे घर वाले भी ऐसे थे, हमें बताते थे वैसी बात ही, ये बुढ़ा सबसे चिढ़ता है, बच्चे इसके हैं नहीं घर में, बच्चों को देख के खुश नहीं रहता। तो हमारे दिमाग में भी उल्टी सीधी बातें आ गई है। लेकिन जब हम बड़े हुए समझे पढ़ाई वढ़ाई की, तो हमें पता चला कि वो आदमी जो बेचारा 65-70 साल का है, एक बम वो अचानक से अपने घर में बैठा है, न्यूज पेपर पढ़ रहा है, बम फूट रहा है कोई ऐसे ही, तो उसे एकदम से कितना झटका लगता होगा। तो उसका परेशान होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन एकदम खुद की अपनी अज्ञानता की वजह से और घर वालों का भी माहौल उस तरीके का होने की वजह से हम उसे अलग राह लेते थे, और कई बार तो उसे गेट पे ही बम फोड़ देते थे। उसमें बड़ा अच्छा लगता था हमें, और समय के साथ आज कई बार ऐसे गिल्टी सी फील होती है। कई बार तो याद आ जाता है ना ऐसे ही, कहीं बहुत बम फट रहा हो तो वो घटना हमेशा याद आती है। तो खैर वो घर वालों का समझदार होना भी जरूरी है जीवन में, जैसा वो ज्ञान देंगे बच्चा वैसे सीखेगा। तो मिनिमम लाउडनेस जो हम सुन सकते हैं वो 0 डेसिबल की है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में, सामान्य बातचीत में लगभग 50-60 डेसिबल का लाउडनेस रहता है। 80 से ऊपर शोर शराबा ही है, और 120 से ऊपर तो खैर वो डेंजर की कैटेगरी में चला जाएगा। 140-45 मैक्सिमम हम झेल सकते हैं, ठीक। अभी बेटा जब 0 डेसिबल का लाउडनेस है, जैसे थोड़ा फील करने की कोशिश करना। अब यहाँ पे एक बात आपने और देखी होगी कि सर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो 50-60 डेसिबल का शोर है, ये मात्र 20 डेसिबल बढ़ा 80 से ऊपर गया, और आप इसे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा शोर शराबा है। 50-60 डेसिबल तो बातचीत करते समय, और 120-30 पे आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि हार्ट अटैक आ जाए किसी व्यक्ति को। तो 60 डेसिबल बातचीत करते समय और 130-40 पे हार्ट अटैक आ जाएगा, डबल होते ही, ये कैसे? अब इसे समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मेरे एक फ्रेंड का नोट्स में लिख रखा है साधारण बातचीत नहीं, साधारण बातचीत में 30-40 नहीं, 50 तो कम से कम लिखना ही है तुम्हें, है ना। अब 50 डेसिबल, 50 डेसिबल लिखना ही है इसमें। जैसे मैं आपको एक सेकंड,
अच्छा, 10वीं 9th क्लास में है चैप्टर ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर बेटा किसी जगह, अभी मेरी स्टैंडर्ड बुक थी मेरे पास, वो मिल नहीं रही है मुझे, मैं दिखाता हूँ उसमें, चलो छोड़ो। बेटा अगर कहीं पे 0 डेसिबल का लाउडनेस है, तो आप कह रहे सर 0 डेसिबल में सुन जाता है, तो 0 लिखा हुआ है। बेटा 0 डेसिबल का मतलब ये होता है कि अगर किसी एरिया में 0 डेसिबल का शोर है, तो इतना शोर अगर होगा ना, तो ये 0 डेसिबल शोर होता है कि अगर आपके कान के पर्दे पर 20 माइक्रोपास्कल का प्रेशर पड़े, कोई आवाज कोई साउंड आपके कान के पर्दे पर टकराया और उसने कितना प्रेशर कितना दाब आपके कान के पर्दे पर डाला, 20 माइक्रोपास्कल। अगर 20 माइक्रोपास्कल का, ये बेटा माइक्रो का सिंबल होता है, पास्कल होता है प्रेशर के लिए, अगर 20 माइक्रोपास्कल का दाब आपके कान के पर्दे पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि 0 डेसिबल का लाउडनेस है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, ये बेटा जो 0 डेसिबल जो है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो 0 डेसिबल जो हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -5 पास्कल। यदि अगर आपके कान के पर्दे पर 2 गुणा 10 की पावर -5 पास्कल का प्रेशर डलेगा, तो बेटा 2 गुणा 10 की पावर -5 पास्कल जो होता है ना, अगर इतना प्रेशर मेरे कान के पर्दे पर डले, तो मैं कहूंगा कि 0 डेसिबल का शोर है। एक WHO के अनुसार 45 डेसिबल होता है। वो WHO के अनुसार यह कि दिन में किसी एरिया में कितना शोर शराबा होना चाहिए और रात को कितना होना चाहिए, उसकी लिमिट है ये WHO के अनुसार, कि कोई एरिया को शांत एरिया कब माना जाएगा, वो रहने लायक एरिया कब नहीं माना जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया में कितना लाउडनेस होना चाहिए, कॉमर्शियल में कितना होना चाहिए, वो अलग है। अब यहाँ देखो, ज्ञानी मत बनो, जो बताया जा रहा सुन लो उसे। तो अगर आपके कान के पर्दे पर 2 गुणा 10 की पावर -5 पास्कल का इतना दाब गिर रहा है, तो 0 डेसिबल का शोर है वो। अगर बेटा मैं इसे यहाँ पे 10 डेसिबल बढ़ा दूं, तो 0 से कर दूं 10, अगर जैसे मैं 0 से 10 डेसिबल कर दूंगा, तो बेटा आपके कान के पर्दे पर पहले से 10 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। यानी 10 डेसिबल बढ़ते ही प्रेशर 10 गुना हो जाता है, यानी कि अब आपके कान के पर्दे पड़ेगा 2 गुणा 10 की पावर -4 पास्कल का प्रेशर। अगर मैं 10 और बढ़ा दूं, 20 डेसिबल कर दूं, तो 20 डेसिबल पे फिर 10 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर -3 पास्कल हो जाएगा। फिर 10 बढ़ा दूं 30 डेसिबल पर, ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -2 पास्कल। 40 डेसिबल बेटा ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -1 पास्कल। और 50 डेसिबल पे हो जाएगा ये 2 पास्कल, और 60 डेसिबल पे हो जाएगा ये, फिर 10 गुना बढ़ा दो 20 पास्कल। यानी कि जब मैं आपसे भी बातचीत कर रहा हूं, तो इस कमरे में 50-60 डेसिबल का लाउडनेस है, यानी कि 2 से लेकर 20 पास्कल तक का प्रेशर आपके कान के पर्दे पड़ रहा है। लेकिन अब गेम समझना आप, अगर बेटा मैं डेसिबल को 60 से 70 कर दूं, जैसे मैं 10 यहां बढ़ाता हूं, आपको पता है कि यहां पे 10 गुना बढ़ जाता है, 2 से 20 हुआ, अभी हो जाएगा 200 पास्कल का, 200 पास्कल। 80 डेसिबल पे कितना, 2000 पास्कल। 90 डेसिबल पे कितना, 20,000 पास्कल। और 100 डेसिबल पे कितना, 2 लाख पास्कल। अब गेम समझ रहे हो आप, यानी कि अगर किसी कमरे में 50 डेसिबल का लाउडनेस हो, तो 50 डेसिबल का लाउडनेस जो होगा, वो आपके कान के पर्दे पे 2 पास्कल का दाब डालेगा। लेकिन 50 डेसिबल से हम पहुंचे 100 डेसिबल पे, लेकिन 100 डेसिबल का जो लाउडनेस है ना, वो 2 लाख पास्कल का प्रेशर आपके कान के पर्दे पे डाल रहा है। तो यहां तो आपको क्यों लग रहा होगा भाई साहब केवल 50 से 100 डेसिबल वो डबल ही हुआ, लेकिन प्रेशर समझ रहे हो, जितना प्रेशर आपके कान के पर्दे पहले पड़ रहा था 2 पास्कल का, अब पड़ रहा है 2 लाख पास्कल का, यानी कि पहले से 1 लाख गुना ज्यादा प्रेशर पड़ गया। यानी कि 50 डेसिबल पे 50 डेसिबल का लाउडनेस सुनते हो, तो कान के पर्दे पे कितना दाब गिर रहा है, 2 पास्कल। और 100 डेसिबल पड़ रहा है 2 लाख पास्कल का, क्योंकि हर 10 डेसिबल बढ़ने पे 10 गुना प्रेशर बढ़ जाता है। तो 50 से 60 डेसिबल होते 20 हो गया, 70 होते 200 हो गया, 80 होते 2000 हो गया, 90 होते 20,000 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 2 लाख। अगर बेटा कहीं पे 110 डेसिबल का लाउडनेस हो, यानी कि 3 तो 5 10 की पावर 6 पास्कल, यानी कि 20 लाख पास्कल का प्रेशर पड़ता है 110 डेसिबल पे, और 120 पे तो 2 करोड़ पास्कल का प्रेशर हो जाएगा। तो इसलिए आप सोचो कि 50-60 डेसिबल पे 2 से 20 पास्कल का प्रेशर पड़ रहा था, 120 पे पड़ रहा है 2 करोड़ पास्कल का, इसलिए खतरनाक की कैटेगरी में आ रहा है। समझ आ रही बात को, हर 10 डेसिबल बढ़ने पर मामला पहले से 10 गुना ज्यादा गंभीर हो रहा है। मेरे कान के पर्दे पे जो साउंड आकर टकरा रहा था, वो दाब मेरे कान के पर्दे पे डाल रहा है। अब जैसे 10 डेसिबल प्रेशर बढ़ेगा, तो 10 डेसिबल लाउडनेस बढ़ेगा, तो पहले से 10 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, और 10 बढ़ेगा और 10 गुना बढ़ जाएगा, तो इसलिए मामला खतरनाक हो रहा है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर साउंड, अगर आपको साउंड का लाउडनेस नापना है, तो लाउडनेस एक होता है साउंड लेवल मीटर या डेसिबल या लाउडनेस मीटर, तो जो लाउडनेस को नापते हैं, ठीक है। 2 3 4 समा, यानी कि हर, जैसे मैंने कहा कि हर 10 बढ़ने पर पहले से हर 10 बढ़ने पर 10 गुना प्रेशर बढ़ जाएगा। तो 10 डेसिबल पे इतना है, 20 पे 10 गुना बढ़ा दो, माइनस पावर कम हो जाती है ना बढ़ने पर, 30 पर इतना बनेगा, 40 पर इतना बनेगा, 50 पर बनेगा 2, 60 पे 10 बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया, 70 पे और 10 गुना बढ़ गया, 80 पे और 10 गुना बढ़ गया, 90 पे और 10 गुना बढ़ गया, 100 पे 10 गुना और बढ़ गया, 110 पर बढ़ गया, 120 पर बढ़ गया। तो इसलिए खतरनाक की कैटेगरी में बनता जा रहा है। तो लाउडनेस जो है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, हम डेसिबल में मेजर करते हैं। दूसरे का आपको हमने क्या बताया कि नॉर्मल कन्वर्सेशन में 50-60 डेसिबल के आसपास का लाउडनेस रहता है, मिनिमम लाउडनेस जिसे हम सुन सकते हैं वो 0 डेसिबल है, 80 से ऊपर नॉइज है, और 120 से ऊपर तो जो है ये आपका बेटा डेंजर की कैटेगरी में आएगा। 120 से ऊपर सब कुछ डेंजर की कैटेगरी में है ये, ठीक है। इसमें आपका टेम्परेरी हियरिंग डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ छोटी सी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ये आपके ज्ञान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चा कह रहा है कि ईयरफोन जो है एक लाउडनेस मीटर होता है जो लाउडनेस को मेजर करता है। सब में 2 कैसे, भाई तुम मूर्ख हो गया थोड़े से, सब में 2 कैसे, क्या करें बच्चों का, रहने दे भाई, तो छोड़ दे, ऐसे ज्ञान के लिए नहीं है तेरे लिए,
मना कर दिया मैं छोड़ दे, कैसा बेवकूफ बच्चा है, कह रहा है हर एक में दो कैसे। अरे जब बता दें कि 0 डेसिबल का लाउडनेस होता है 20 माइक्रोपास्कल के बराबर, तो इसलिए 2 आ रहा है हर एक में, क्योंकि इधर 10 डेसिबल बढ़ेगा भाई, 0 डेसिबल होता है 20 माइक्रोपास्कल, माइक्रो मैंने लिखा 10 की पावर -6, ये 0 10 की पावर -6 तो 10 की पावर -5 बन गया, तो 0 डेसिबल जो है 2 गुना 10 की पावर -5 पास्कल के बराबर है, तो 10 बढ़ेगा तो 10 गुना बढ़ रहा है, तो गुना जो होगा वो तो इसमें गुने में कैसे बढ़ता है, 200 का 10 गुना कितना होगा, 2000 ही तो होगा, और 2 तो आगे रहेगा रहेगा। 5वीं क्लास पढ़ गया होगा सीधे कंपटीशन में। अच्छा, अब यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा था कि ईयरफोन, देखो अगर आप ईयरफोन तो सबसे बेकार चीज है, इसे आप जितना जल्दी हो सकता है फेंक दो। हमने अपने जीवन में याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम कभी ईयरफोन यूज किया होगा, कभी मुरक्ता में जब तुम्हारे जैसे रहूंगा तो कर लिया होगा, ये कानों के लिए अच्छा नहीं है। अब आप एक काम करो, आपने ईयरफोन लगाया कान पर, आपने फुल वॉल्यूम कर रखे ना मोबाइल में, तो सेफ साइड केवल 5 से 7 मिनट है, फुल वॉल्यूम पे 5-7 मिनट तक अगर आप सुन रहे हैं ना कोई भी गाना, वो फिर आपके कानों को प्रभावित कर रहा है वो। अगर आपको मान लो कि थोड़ा ज्यादा समय तक सुनना है तो आपको अपने ईयरफोन का वॉल्यूम 60 से 70 रखना चाहिए, तो 60-70 होता है सेफ जोन में, उसमें आप काफी समय तक सुन सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा हमारे मोबाइल में जैसे हम वॉल्यूम 60-70 से ज्यादा करते हैं ना, 60-70 से ज्यादा करते हैं, तुरंत एक मैसेज आता है कि इससे ऊपर सुनना डेंजरस है, और नीचे हम लिख कर देते हैं ओके, और ओके करके वॉल्यूम फिर से बढ़ा देते हैं, है ना। क्या हो गया, कौन है भाई, क्या करें इसका हम? 10 से 100 होगा तभी 10 की पावर चेंज होगा ना भाई, कृष्णा भाई हमें माफ कर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अब लिखेंगे सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स, पराधावनिक वस्तुएं। सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स, पराधावनिक वस्तुएं। तो कह रहा है कि यूज करने लगे, ऊंचा सुनने लगा था। हाँ, तो ईयरफोन में एक चीज और होती है, जैसे कि आप ईयरफोन लगा लगातार कुछ भी चीज सुन रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो दिमाग में एक साउंड सा हमेशा ही गूंजने से लगता है, ये बहुत डिस्टर्ब करता है, ईयरफोन बहुत ज्यादा यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं है ये, ठीक है। तो सुपरसोनिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं पराधावनिक, तो इसके हम पहले एक सिंपल सी लैंग्वेज पाएंगे। सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट में मैं हमेशा क्लास में एक एग्जांपल लेता हूं, आपकी क्लास में ले लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट में, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस, ठीक। तो देखो हम हर एक मिसाइल को, हर एक फाइटर जेट को सुपरसोनिक नहीं कहते, किसी किसी को कहते हैं। कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे ना कि भारत ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, राफेल विमान हमने फ्रांस से खरीदा, एक सुपरसोनिक है, भारत का इंडिजीनस स्वदेशी एक है तेजस, तो ये सुपरसोनिक है। पराधावनिक, तो बेटा सुपरसोनिक हम किसके साथ लगाते हैं, सुपरसोनिक पराधावनिक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो साउंड से भी तेज चले बेटा, यानी कि पराधावनिक का मतलब होता है जो ध्वनि से भी परे हो, यानी साउंड से भी तेज चले। मान लो कि मैंने कहा हेलो, मेरी हेलो किसी जगह तक पहुंची नहीं है, लेकिन उससे पहले कोई मिसाइल पहुंच जाए, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा कि जो साउंड से भी फास्ट कहीं पहुंच जाता हो, तो हम कहेंगे सुपरसोनिक। जैसे अगर मैं भी साउंड से अगर तेज भागना शुरू कर दूं ना, तो आप कहोगे हमारे फिजिक्स वाले मास्टर जी जो हैं सुपरसोनिक हैं, साउंड से भी तेज भागते हैं। हर एक गधा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, चूहा, पत्थर, इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान, कोई भी जीव अगर साउंड से तेज चलेगा तो सुपरसोनिक कहलाएगा, वो ध्वनि से तेज चलना चाहिए। तो पहले ये लोकल लैंग्वेज लिखते हैं, फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज पाएंगे, तो लिखेंगे इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, if speed of an object is greater than speed of sound, if speed of an object is greater than speed of sound, then it is called supersonic object। लिखेंगे यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो, यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो, तो वह पराधावनिक वस्तु कहलाती है। यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो तो वह पराधावनिक वस्तु कहलाती है, ठीक है। लाइट की स्पीड भाई साउंड की स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं, लाइट से तो कोई तेज चल ही नहीं सकता, लाइट से तेज कैसे चलेगा। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो लाइट तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भागती है। वो पेपर में एक ऑप्शन देगा कि सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो एक में लिख देगा कि जिसकी स्पीड लाइट से ज्यादा, ऑप्शन गलत है, लाइट से तेज कुछ नहीं भाग सकता, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा चाल होती है। तो अगर किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है तो वो कहलाएगी पराध्वनिक, जो ध्वनि से परे हो वो कहलाएगी। अब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, थोड़ी देर में अच्छी डेफिनेशन पर आएंगे। बेटा हमारे पास एक ब्रह्मोस मिसाइल है, ये इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप की है, ये साउंड से तेज भागती है,
इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप की है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, पेपर में आता है तो ब्रह्मोस का नाम जो है ये दो नदियों के नाम पर रखा गया है। एक भारत की नदी है ब्रह्मपुत्रा और एक रशिया की नदी है मोस्कावा। तो दो नदी, एक भारत की ब्रह्मपुत्रा से हमने ब्रहा शब्द लिया और मोस्कावा से मोस लिया, तो नाम बन गया इसका ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस का जो नाम है दो रिवर के नाम पे लिया गया, ब्रह्मपुत्रा और मोस्कावा से। भारत और रूस ने इसे मिलकर डेवलप किया है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। अब देखो बेटा, जो इसरो जो डीआरडीओ के जो इंजीनियर हैं वो ऐसे बात नहीं करते कि ये ऑब्जेक्ट, ये मशीन साउंड से तेज भागती है तो सुपरसोनिक कहलाएगी। भाई साउंड की स्पीड तो लगभग 340 होती है हवा में, तो जिसकी स्पीड 370 होगी वो भी सुपरसोनिक है, जिसकी 390 होगी वो भी सुपरसोनिक है, जिसकी 500 होगी वो भी सुपरसोनिक है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में वो बोलते हैं बेटा बहुत ही हाई स्पीड को नापने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं स्पीड की, मैक। तो हम सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट उन्हें कहते हैं जिनकी स्पीड 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में हो। तो अगर किसी मिसाइल, किसी फाइटर जेट की स्पीड 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में, तो वो सुपरसोनिक कहलाएगा। अब ये मैक क्या वाला है बेटा, एक मैक का मतलब होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 मैक है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है साउंड की स्पीड से भाग रहा है। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा जो ठीक साउंड की स्पीड से भागे तो हम कहेंगे इसकी स्पीड 1 मैक है। अब आप कई बार न्यूज में सुनोगे कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसकी स्पीड ध्वनि की चाल की लगभग 3 गुना है। तो बेटा इसकी स्पीड ध्वनि की चाल की 3 गुना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड है ना वो है 2.8 मैक। तो बेटा 2.8 मैक का मतलब क्या हो गया, आप लगभग 3 मैक मान लो, तो 1 मैक का मतलब हो गया साउंड की स्पीड से भागना, 3 मैक का मतलब हो गया साउंड की स्पीड से 3 गुना रफ्तार से भागना। तो इसकी जो स्पीड है 2.8 मैक यानी कि लगभग 3 मैक के आसपास की है। ठीक है, अच्छा तो यहां पे लिखेंगे हम इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is in between, if speed of an object is in between 1.2 and 5 Mach, 1.2 and 5 Mach, then it is called, if speed of an object is in between 1.2 and 5 Mach, then it is called supersonic object. हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की चाल 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में हो तो वह सुपरसोनिक या पराध्वनिक वस्तु कहलाती है। यानी कि हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखें तो बेटा अगर स्पीड जो है अगर 1.2 से 5 मैक के बीच में हो तो सुपरसोनिक कहलाएगी। वी का मतलब स्पीड 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में है तो सुपरसोनिक कहलाएगी। अगर बेटा स्पीड जो है 5 मैक से भी ज्यादा हो तो कहलाती है हाइपरसोनिक। अगर स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा है तो हाइपरसोनिक कहलाएगी। तो 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में तो सुपरसोनिक, और 5 मैक से भी ज्यादा है तो हाइपरसोनिक है। अगर बेटा स्पीड जो है वो 0.8 मैक से भी कम हो वो कहलाती है सबसोनिक, और 0.8 से लेकर 1.2 मैक के बीच में हो तो हमारी कहलाती है वो ट्राइसोनिक। आप चाहो तो सारी कैटेगरी याद कर सकते हैं। 0.8 मैक से कम वाली सबसोनिक, 0.8 से लेकर 1.2 मैक तक की ट्राइसोनिक, 1.2 से लेकर 5 जो है वो हमारी कहलाएगी सुपरसोनिक, और 5 मैक से ज्यादा कहलाएगी हाइपरसोनिक। तो 0.8 से 1.2 के अगर नीचे वाली रेंज अगर रहेगी ना तो ये वाली जो रेंज है वो फिर ट्राइसोनिक में आ जाती है। तो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है उसमें 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में है। यानी कि साउंड की स्पीड हो तो 1 मैक के बराबर ही है, पर साउंड से थोड़ा सा ज्यादा को लिया हमने 1.2 को, थोड़ा ज्यादा स्पीड, तो 1.2 से ऊपर वाली जो है वो सुपरसोनिक में आएंगी। 5 मैक से ज्यादा स्पीड हो तो हाइपरसोनिक कहलाती है वो। ठीक है, तो हमारे पास में कितनी कैटेगरी बन गई, 0.8 से कम वाली सबसोनिक, 0.8 से 1.2 के बीच वाली ट्राइसोनिक, 1.2 से 5 के बीच में सुपरसोनिक, और 5 मैक से ऊपर वाली हाइपरसोनिक। ठीक है, और 1 मैक का मतलब होता है साउंड की स्पीड के बराबर। इसे अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना चाहो तो इसे लिखते हैं 340.29 मीटर पर सेकंड। 1 मैक को स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू में 340.29 कहा जाता है। 1.1 से 5 के बीच में क्यों नहीं लिया, तुम्हारे हिसाब से चीजें थोड़ी ना चलेंगी। 1.1 वाली जो है फिर ट्राइसोनिक में आ जाएंगी वो। चलो अब यहाँ देखो 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इसमें भी हम। प्रैक्टिस सेट नंबर 7-8। जैसे आज की क्लास का क्वेश्चन है ये वाला, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन विच प्रॉपर्टी, ध्वनि की प्रबलता किस गुण पर निर्भर करती है। तो हिंदी में बड़ा गंदा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सही कर देते हैं हम। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किस गुण पर निर्भर करती है। तो बेटा ध्वनि की प्रबलता किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड आयाम पर। क्या सारी स्पेलिंग लिख रखी है इसमें, आयाम पर। बेटा पिच तो जो है ना आवाज का पतलापन या मोटापन, ये तो खुद फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पे।
तो हिंदी में बड़ा गंदा सा इसमें लिख रखा है, तो फिर भी आप समझ ही गए होंगे लिखना क्या चाह रहा है वो, है ना। ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 28, ये करो। 28, प्रदीप, वानी, राजीव, लाला, करो भाई सब। इसने कहा इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी दैट हैज मैक नंबर मोर देन 1, एक मैक से ज्यादा क्या है, तो बेटा कई बार हमें ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ता है। तो एक मैक से ज्यादा, तो बेटा एक मैक को हम लिखते हैं 340.29, ये तो गलती हो गया, ये भी गलत हो गया। सब सोनिक होता है 0.8 मैक से भी कम, तो सुपर सोनिक ही बना, है ना। तो कई बार ऑप्शन के हिसाब से भी चीजें करनी पड़ती हैं, तो ये कर लोगे आप इजीली। अच्छा, दूसरा ये बेटा जो मैंने आपको बताया कि एक मिसाइल की स्पीड 2 मैक है कि 3 मैक है, 4 मैक है, तो मैक नंबर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी याद रख लेना। मैक नंबर का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। मैक संख्या क्या होता है बाबू, वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। अब आपको देखो बेटा, मैक नंबर का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी बेटा ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, वस्तु की चाल जो है, ध्वनि की चाल, दोनों ही बराबर हैं। अगर वस्तु की चाल जो है अगर वो x है और ध्वनि की चाल भी x है, दोनों कट जाएंगे तो मैक संख्या 1 आ जाएगा। अगर वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल दोनों ही बराबर हो तो मैक संख्या 1 बन गया। लेकिन अगर वस्तु की चाल ध्वनि की चाल की दुगनी हो, ध्वनि की चाल x है, वस्तु की चाल 2x, तो मैक नंबर 2 आ गया। तो मैक नंबर 2 कब आ रहा है, जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल की दुगनी है। तो मैंने तो बताया था कि यार किसी मिसाइल की स्पीड 3 मैक है तो साउंड से 3 गुना तेज चल रही है, किसी मिसाइल की स्पीड 5 मैक है तो ध्वनि से 5 गुना तेज चल रही है, किसी मिसाइल की स्पीड 3.5 मैक है तो ध्वनि की चाल 3.5 गुना तेज चल रही है ना। ठीक, चलो यहाँ लिखेंगे बेटा एक चीज हम, एको प्रतिध्वनि या इको एको जो भी आप कहते होंगे, इसे हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी ट्रेड का भोपाल मंडल में सिर्फ 45 वैकेंसी है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हमारे होगा या नहीं, टेंशन हो रही है। एक मुर्ख और आ गया, कह रहा है हेडफोन हार्मफुल है क्या, पूरी कहानी सुना दी, सही नहीं पता चला। तो 45 वैकेंसी पर आप बेटा समझो ना कि 45 वैकेंसी है भोपाल रीजन में, तो सब बच्चों ने तो भोपाल रीजन में फॉर्म नहीं भरा, ऑल ओवर इंडिया निकलती हैं, तो कुछ ही बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। रेलवे में जो कंपटीशन है ना, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर नहीं होता। वो कोई हो सकता है कि दिल्ली में बहुत तेज बच्चा कोई बैठा हो, लेकिन उसने फॉर्म रखा चंडीगढ़ रीजन से, कोई पटना में बैठा है, उसने बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने मान लो कि अपने बिहार बोर्ड से भर रखा है जो उनका बोर्ड पड़ेगा, तो इसलिए बच्चा इसमें पट जाता है। लेकिन कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से कंपटीशन हो रहा है। दूसरा, मैंने जो गवर्नमेंट जॉब ली उसमें मेरी कैटेगरी में केवल 2 वैकेंसी थी, 2 मात्र, टोटल तो शायद 15 के आसपास थी, जिसमें कुछ ओबीसी की थी, कुछ एससी की थी, कुछ एसटी की थी, एक कोई जनरल में भी एक पीएच कैटेगरी के बच्चे की थी, तो ऐसे करके थी वैकेंसी। तो टोटल 15 थी ऑल ओवर इंडिया, और अपनी 2 वैकेंसी थी, तो 2 वैकेंसी में भी हो गया 45, तो बहुत ज्यादा है ना। तो आपके ऊपर है, बाकी तो मैं कहता हूं कि ऐसे बहुत ज्यादा आप गवर्नमेंट जॉब आप जब पढ़ रहे होते हो ना कृषि वगैरह में, तभी तैयारी करनी शुरू कर दो, साल 2 साल में हो जाए बढ़िया है, उससे ज्यादा समय मत दो। जीवन का जो कीमती समय है ना, वो तैयारियों में मत काटो। बच्चे क्या करते हैं 7-8 साल लगे रहते हैं, तो कुछ काम करने लायक भी नहीं रहते, एनर्जी वेस्ट कर देते हैं अपनी जवानी की। तो कुछ भी आप काम करो, कुछ भी आप उसमें बढ़िया कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी को बहुत बड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, छोटे शहरों में, गाँव में समस्या क्या है कि उसे लोगों ने ना स्टेटस से जोड़ लिया है। आप सरकारी में 40,000 भी कमा रहे हैं तो आपको बहुत इज्जत की नजरों से देखा जाएगा।
तो आप और काम कर रहे हैं, 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, तो आपको एकदम ऐसे कह देंगे, छोटा कर देंगे, अरे प्राइवेट काम ही तो है। तो जब आप उस चीज़ को अपने समझो कि भाई मुझे किसमें खुशी मिल रही है, मेरे पास 2 लाख रुपए आ रहे हैं, बढ़िया खर्च कर रहा हूँ। सरकारी भी 40,000 तो है, पर वो मार्केट में 40,000 तो चले जा रही रहेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ तो मुझे 100 रुपए का 10 रुपए का समोसा 4 रुपए मिल जाएगा, है ना। तो 2 साल अपना ईमानदारी से दो, पूरी एनर्जी के साथ, जिसमें आप सारे सोशल मीडिया से कट ऑफ कर जाओ, सब कुछ उसमें हो जाए, बहुत बढ़िया है। पागलों की तरह इसमें जीवन खपाना नहीं है। मैं अपने खुद का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, साथ के लड़के का। 2011 में दिल्ली आया था वो यूपीएससी की तैयारी करने, और साथ में राजस्थान के आरएस की तैयारी भी कर रहा था 2011 में। अभी क्या चल रहा है 2024। यूपीएससी के 6 के 6 जनरल में 6 अटेम्प्ट होते हैं, 6 के 6 के 6 खत्म हो चुके हैं, एक बार भी प्री नहीं हुआ, एक बार भी। राजस्थान में 2-3 बार मेंस हो गया है, एक बार तो इंटरव्यू भी दे दिया था, नहीं हुआ है। तो कितने साल, 13 साल खराब कर दिए हैं। मान लो 22 साल का आया होगा, 35 साल की एज हो गई है। अब मान लो नौकरी लग भी जाए तो क्या फायदा उस नौकरी का। बाकी के 10-15 साल बढ़िया गुजर जाएं, उसके लिए आपने कीमती 13 साल तो पहले खराब कर दिए हैं। और अभी भी निकला नहीं है, दोबारा से वैकेंसी के वेट कर रहा है। तो 24 में वैकेंसी अगर निकल भी गई, कब प्री होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, 2026 मान लो, 2026, यानी सीधे सीधे 15 साल जीवन के खराब हो गए। तो कोई मतलब नहीं है ना ऐसे, ये मूर्खतापूर्ण हरकतें होती हैं। ये तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते कुछ और काम में, ये तब होगा। तो 2 साल अपने मन से दो, पर वो फिर ऐसे दो, फिर आधे अधूरे मन से नहीं, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, आज उस मास्टर की क्लास देख लिया परसों उसकी देख ली, तो फिर तो उससे तो कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से लगे रहोगे बिना ये सोचे समय, जैसे कहना कि एक वो फोकस ऑन, आपका जो भी कर्म है, फोकस ऑन कर्मा, नोट द आउटकम ऑफ द कर्मा। तो आपको कर्म पे विश्वास करना। 45 वैकेंसी है, 50 है, 100 है, 200 है, या तो फिर आप तैयारी नहीं करो, शुरू में देख लो। अगर आपने एक बार सोच लिया है, अपने सर दे लिया है ना ओखली में, तो फिर ये सब बातों से हट के तैयारी करते रहो। ये कह रहा है कि हमारे गांव का प्रधान कहता है कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के 2 लाख महीने से अच्छा ग्रुप डी का जॉब मानता हूँ, वो मूर्ख है वो। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो। हमारे एमटीएस आते हैं लड़के, रोते रहते हैं हर टाइम। लेवल 1 की नौकरी है एमटीएस की, ग्रुप डी की। कितने साल के बाद लेवल 2 पहुंचेंगे, कब लेवल 4-5 में जाके 6 में जाके रिटायर हो जाएंगे। वो 2 लाख रुपए की महीने की नौकरी 2 साल भी अगर उसने कर ली तो 24 दूनी 48 लाख रुपए हो गए। वो 20-25 साल में भी नहीं कमा पाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ कम बैठा करो। चलो अब फालतू कमेंटबाजी मत करो, अब यहाँ जाओ। अब आते हैं एको पे, प्रतिध्वनि पे। देखो, आप कभी किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाओ और वहां पे आपने बोला हेलो, तो कई बार क्या होता है, हमारी आवाजें रिपीट होती है हवा में, ऐसा सुनाई देगा, हेलो 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 हेलो, ऐसा सुनते हैं ना। तो एयर में जो आवाजें रिपीट होती हैं, इसे हम कहते हैं इको प्रतिध्वनि, आवाज का रिपीट होना। वन वन वन, जैसे हम गांव में करते थे बचपन में, मामा के यहाँ गए, गांव में कुआं होता, एक था गहरा सा कुआं, उसमें बोलते थे ओए, अंदर से आवाज आती थी ओए, बड़ा मजा आता था हमें। फिर हम किसी का नाम लेते थे, जैसे गांव में चढ़ाने वाला नाम वाला, जैसे कल्लू कल्लू, अंदर आवाज कल्लू। बचपन में ऐसे होता है, हम किसी के जेंडर या किसी के कलर, किसी की फिजिकल बॉडी के हिसाब से मजाक उड़ाते हैं। समय के साथ हमें पता चलता है कि बदतमीजी की कैटेगरी में आता है वो, उस समय उसे मजाक में लेते हैं। तो जो हमारी जो आवाज रिपीट हो रही है उसे हम कहते हैं एको प्रतिध्वनि। कुछ लोग इसे कहते हैं आवाज का गूंजना। गूंजना अलग चीज है, वो आगे आएगा। प्रतिध्वनि का, एको का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड का रिपीट होना। तो साउंड रिपीट होता है ना, रिपीटेशन, चलो रिपीटेशन की तो स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही, क्या लिखे हैं। तो रिपीट, REPEAT, रिपीटेशन, रिपीटेशन, ये तो मजा नहीं आ रहा। रिपीटेशन ऑफ साउंड, ध्वनि की पुनरावृत्ति, ध्वनि का बार बार पुनरावृत्ति होना, ध्वनि की पुनरावृत्ति। हिंदी में भी टफ है, इंग्लिश में भी टफ है, पुनरावृत्ति, है ना। तो इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना है ना। रिपीटेशन ऑफ साउंड, ध्वनि जो बार बार पलट के आती है, वन वन वन, तो उसे बेटा हम कहते हैं रिपीटिशन। REPI है ना, REPTI, ये वाली स्पेलिंग सही लग रही है मुझे। REPETItion, रिपीटिशन, ये सही लग रही है। रिपीटिशन ऑफ साउंड, ये सही लग रही है। रिपीट में तो हालांकि REPAT आता है, पर ये रिपीटेशन के ठीक लग रही है। हाँ, कई बच्चों ने ये लिख दिया, तो इसका मतलब ठीक होगी, इतना मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। आपको मैंने 10 चीजें सिखाई है, आपसे भी सीखनी बनती है, ठीक है। तो ध्वनि जब पुनरावृत्ति होती है, रिपीट करती है, उसे हम कहते हैं एको प्रतिध्वनि। अब आप कहोगे सर, आप इस क्लास में पिछले 1 घंटे से मैं कुछ ना कुछ कहानी सुना रहे हो, और आज तो आप इधर उधर की बातें भी कर रहे हो, जनरली जो आप नहीं करते हो, लेकिन आपकी आवाज कमरे में रिपीट नहीं हो रही। यहाँ तो एक ही शब्द सुनाई दे रहा है। आप कह रहे हो कि एक बार की बात है, तो एक ही बार सुन रहा है, एक बार की बात है। कमरे में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, एक 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 बार 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 की बात 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 है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा, है ना। पुनरावृत्ति, चलो जो भी है, ठीक है। अब बेटा इको की सबसे पहली कंडीशन सुनने से बड़े बड़े न्यूमेरिकल पूछूंगा मैं आपसे। अगर आपको अपनी इको सुननी है, या एको जो भी है, इससे मुझे एक बड़ा अच्छा चीज याद आई एको से। एक बार हम स्कूल में पढ़ रहे थे, टीचर आए, उन्हें बोर्ड पे 5 शब्द लिखे, ऐसे लिखा है उन्होंने, एक शब्द और कोई था, तो उन्होंने कहा कि कौन बच्चा बताएगा इन्हें प्रोनाउंस करके क्या क्या हमने कहा। हमने साथ किया जी, मैं हमें लगा हम तो तेज हैं पढ़ने में, ये अपने 7वीं 8वीं क्लास की बात है। उसने कहा जी पढ़ो, ये क्या लिखे हैं। हमने पढ़ा अपना जो हम देसी पढ़ते आ रहे बचपन से। हमने लिखा होनेस्ट, ये लिखा जी होटल,
ये लिखा जी ओनियन, ये लिखा जी इको। उसने कहा सारे गलत हैं। एक होता है इंजीनियर ना, सारे गलत। गलत? मैं गलत कैसे हो गया? कह रहा उसने बताया फिर हमें, इसे बेटा ओनियन अनियन कहते हैं। ये अनियन है, ओनियन नहीं है। ये होनेस्ट नहीं है, ओनेस्ट। होटल, एको, इंजीनियर। उसने बताया फिर हमें ऐसे कि कैसे प्रोनाउंस करना है शब्दों को, प्रोनाउंसिएशन भी कोई चीज होती है, वरना हमारा ओनियन ही चल रहा था। लेकिन जब वहां उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़े, अब हमें कोई ओनियन सुन लेते हैं बड़ा अजीब सा लगता है खुद को ही। घर में बेटी है 2 साल की, खुद अनियन कहती है, अनियन पराठा चाहिए। तो ये सारा चीजें होती हैं। कई बार हमारे आसपास के माहौल से भी ना, हम क्या पढ़ते हैं, जो हम जो टीचर से भी सुन रहे हैं, अपने घर वालों से भी, तो इसलिए अगर कोई कभी आपके सामने गलत तरीके से भी चीज़ों को प्रोनाउंस करे तो उसका मजाक नहीं बनाना। जैसे मैं बहुत पहले एक बिहार की बच्ची का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो रोते हुए उसका था, मतलब ऐसे वो किसी को बोले एक वीडियो थी, यहाँ पे दिल्ली में आई हूँ, लोग बड़ा मजाक बनाते हैं, कई बार कहते हैं कि हमने कहा मच्छर, तो लोग कह रहे हैं मच्छर पासने लगते हैं। कह रहे हमने यही सुना है, हमारे टीचर भी यही कहते थे भाई, कूड़ा मच्छर, तो हम बचपन से सुन रहे, तो हमें कहीं अलग से कैसे पता चलेगा जब हम सुन ही रहे हैं। तो लेकिन वही बात है ना कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम मजाक उड़ाने पर लग जाते हैं दूसरे का। तो अगर हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि अभी हम परिपक्व नहीं हो पाए हैं, अभी हम बहुत ओछे लेवल पे हैं, तो खैर वो धीरे धीरे बढ़ता है समय के साथ, वो बात की बात है। अब बेटा मैंने आपसे कहा कि अगर आपको अपनी एको, इको, प्रतिध्वनि जो भी आप बोलना चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आपको वो सुनना है तो उसके लिए आपके आसपास कोई दीवार, कोई कुएं की तली या कोई पहाड़ी होनी चाहिए। भाई इको कब सुनेगी? जब आवाज रिपीट होगी। रिपीट कब होगी? आपने बोला हेलो, वो हेलो जाए और दीवार पर टक्कर मार के वापस आए। ये तो सुन, जब रिपीट होगी, मैंने कहा हेलो, ये हेलो गई, दीवार पर टक्कर मार के वापस आई। तो अगर मान लो मैं ऐसे यहाँ खड़ा हो गया, दूर दूर तक कुछ नहीं है, खुला मैदान, बहुत दूर दूर तक, मैंने कहा हेलो, तो हेलो एयर में जाएगी, कुछ देर के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगी, इको नहीं सुनेगी। तो इको सुनने के लिए कोई रिफ्लेक्टर, कोई परावर्तक होना चाहिए, कोई दीवार टाइप की चीज होनी चाहिए, ताकि आवाज टक्कर मार के वापस आ सके। आपको क्या सर जिस कमरे में हो दीवार तो इस कमरे में भी होंगी, तो इस कमरे में इको क्यों नहीं बन रही है? दीवार पर टक्कर मार के आ रही होगी अलग से। इस कमरे में दिक्कत क्या है? जब मैं हेलो बोलता हूँ ना, इस कमरे में बहुत सारे कर्टेन पर्दे लगे हुए, बहुत सारा सामान रखा हुआ है। जब मैं हेलो बोलूंगा तो मेरे मुंह से जो साउंड निकलेगा वो कर्टेन पर्दों पर टकरा के एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो टक्कर मार के वापस नहीं आ पाएगा। आपको सर मुंह कर लो पीछे की तरफ को, अब आपके सामने एक दीवार भी है और कोई कर्टेन पर्दा भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन इको तो अभी भी नहीं सुनाई दे रही। अब क्या वजह है? तो एक लास्ट कंडीशन आपको ध्यान रखनी है जो पेपर में आती है। हाँ, स्टेथोस्कोप एको का एग्जांपल है, बिल्कुल से लिख रहे हैं गुरु विनेश फोगाट आज ओलंपिक से बाहर हो गई, ये बारे में बात हो चुकी है। आप तो भाई बहुत पीछे चल रहे हो। तो बेटा अगर आपको अपनी इको सुननी है ना, अगर आपको अपनी प्रतिध्वनि सुननी है, एको सुननी है, तो आपको जो दीवार है ना, जो रिफ्लेक्टर है, दीवार है जो पहाड़ी है, उस रिफ्लेक्टर पहाड़ी से कुछ दूर खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल दीवार से चिपक के बोलोगे ना हेलो, तो आपको अपनी इको नहीं सुनेगी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि अगर आपको अपनी एको सुननी है, अपनी प्रतिध्वनि सुननी है, आपको रिपीटेड साउंड सुनना है, हेलो 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 1 1 1, तो आपसे रिफ्लेक्टर दीवार की दूरी क्या होनी चाहिए? तो बेटा वो दूरी होती है 17 मीटर के आसपास की। तो पेपर में 17 मीटर लिखा मिल जाए, 17.15 लिखा मिल जाए, 16.5, नहीं 17 के आसपास का जो ऑप्शन मिलेगा वो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर एको। अभी 17 मीटर के आसपास का वैल्यू आती कैसे भी आपको बताऊंगा, लिखेंगे फॉर एको मिनिमम डिस्टेंस should be for echo, minimum distance should be 17.15 for echo, for echo minimum distance should be 17.15 meter, for echo minimum distance should be 17.15 meter from reflector। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक से न्यूनतम दूरी, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक से न्यूनतम दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक से न्यूनतम दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। अभी 17.15 मीटर कैसे आया, या कुछ किताबों में 17 मीटर क्यों लिखा होता है, कहीं पे 16.6 क्यों लिखा होता है, वो सब समझना है यहाँ पे ध्यान से। देखो ये बेटा दीवार है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये लिखा हेलो, ये आपने बोला हेलो और हेलो टकरा के वापस आई कान में। अब बेटा इस व्यक्ति को दोनों हेलो अलग अलग सुननी है। जो इसने हेलो बोला ये तो सुनेगा ही, हेलो जो दीवार से टकरा के वापस आई ये हेलो से अलग सुनिए, यानी कि माहौल ऐसा सुनना है, हेलो हेलो। तो ये है मूल ध्वनि जो उसने बोली है, ये है परावर्तित जो टकरा के वापस आई है, इसे बिल्कुल अलग अलग सुनना है। तो पहले आप ये समझो कि हमें 2 शब्द, इन्हें छोड़ दो, हमें 2 शब्द अलग अलग सुनते कब हैं? मैंने कहा क्लास में 1 2, ये दोनों आपको अलग अलग सुने। बेटा 2 शब्द आपको अलग अलग केवल तब सुनते हैं अगर उन दोनों शब्दों के बीच में थोड़ा सा गैप हो। मैंने कहा 1 2, तो 1 और 2 के बीच में थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा, और वो गैप कम से कम जो है वो होना चाहिए 0.1 सेकंड का। अगर 2 शब्दों के बीच में इतना गैप है तभी वो आपको अलग अलग सुन पाएंगे। इससे ज्यादा गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना गैप 2 शब्दों के बीच में होना चाहिए। अब मैं क्लास में लगातार बोल रहा हूँ, आपको हर शब्द अलग अलग सुन रहा है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरे होठ खुल रहे हैं, चिपक रहे हैं, जीभ उठ रही है, बैठ रही है, तो ऑटोमेटिकली 2 शब्दों के बीच में इतना गैप बन रहा है। अब देखो मैं बहुत ही स्पीड से बोलूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ
अगर मैं बहुत स्पीड से बोलूं ऐसे तो आप बोलेंगे सर रुक जाओ, रेली छूट रही, 5 और 6 का बोला पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि मैं बहुत स्पीड से बोलूंगा तो दो शब्दों के बीच में इतना गैप बन ही नहीं पाएगा, तो अपने अलग अलग सुन नहीं पाओगे। अब इतना गैप क्यों होना चाहिए? इसकी वजह यह है, जब मैं कोई शब्द बोलता हूं ना, तो किसी भी शब्द का, किसी भी आवाज का प्रभाव हमारे दिमाग में, हमारे कान के पर्दे पर 0.1 सेकंड तक रहता है। तो कोई भी आवाज हमारे ब्रेन में 0.1 सेकंड तक घूमती है, लेकिन 0.1 सेकंड से पहले मैंने दूसरा शब्द बोल दिया, तो पहले शब्द का प्रभाव खत्म नहीं हुआ, दूसरा और आ गया, तो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, अलग अलग नहीं सुन पाएंगे हमें। तो दो शब्दों को अलग अलग सुनने के लिए उनके बीच में इतना गैप बनाना पड़ेगा। तो आपको सोचो, अगर आप दीवार से थोड़ा दूर खड़े हो जाओगे, तो जो आपने हेलो बोली और जो टकरा के हेलो वापस आई, तो इन दोनों हेलो के बीच में आप 0.1 सेकंड का गैप बना पाओगे? अगर मैं बिल्कुल खड़े होकर बोल दूं दीवार के पास जाके हेलो, तो जो हेलो गई, जो टकरा के वापस आई, उनके बीच में 0.1 सेकंड का गैप बनेगा ही नहीं। तो दोनों हेलो मुझे अलग अलग सुनेगी नहीं। पहले वाली हेलो दिमाग में घूम रही थी, दूसरी वाली हेलो और आ गई, तो मुझे केवल हेलो ही सुनेगी, वो अलग अलग नहीं पता चल पाएगा उनके बारे में। तो अगर मुझे दोनों शब्द अलग अलग सुनने हैं, तो इनके बीच में गैप होना चाहिए 0.1 सेकंड का। हवा में बेटा, एयर में साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकंड। ये मैं 22 डिग्री टेम्परेचर पर ले रहा हूं। आप 0 पे 332 भी ले लेंगे, आपकी मर्जी है, 340 ले लो। तो बेटा हमें साउंड की स्पीड पता है 343 मीटर पर सेकंड होती है, और जो हेलो गई और जो टकरा के वापस आई, इनके बीच का गैप अंतर भी पता है, कम से कम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का। तो दूरी निकाल लो, दूरी क्या होती है? चाल गुना समय। तो चाल होती है 343, समय है 0.1 सेकंड का, सेकंड सेकंड कट गया, तो दूरी आ गई 34.3 मीटर की। 34.3 मीटर की दूरी आ गई। लेकिन बेटा जो दूरी आएगी ना 34.3 मीटर की, देखो इको में हमेशा ध्यान रखना, जब भी पेपर में प्रतिध्वनि शब्द सुने, भाई प्रतिध्वनि कब सुनेगी? कि साउंड दीवार तक जाए, टकरा के वापस आए। तो बेटा प्रतिध्वनि में ये जो दूरी जो आई है ना, ये प्रतिध्वनि में दूरी आती है, जाने और आने की दूरी आती है, ये जाने प्लस आने की दूरी, जाने और आने की। भाई इको सुनेगी तब कि साउंड दीवार तक जाए, टकरा के वापस आए, ये जाने आने की दूरी है। अब मुझे तो केवल दीवार तक की दूरी निकालनी है, तो दीवार तक की दूरी को x मान लो, तो टोटल दूरी कितनी है? 34.3 मीटर, इसका आधा कर लो, तो दूरी बन जाएगी बेटा 17.15 मीटर की। 17.15 मीटर बन जाएगा। तो जब भी इको शब्द पेपर में आपको दिखे, तो समझ जाना कि इको में दूरी आएगी जाने प्लस आने की। तो मुझे केवल दीवार तक की दूरी निकालनी है, तो आधा करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं इसमें, तो आप समझोगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसका एक दो न्यूमेरिकल देख लो। एक क्वेश्चन करना, करो ये। इसने लिखा कि एक मजबूत कंक्रीट की दीवार के पास एक व्यक्ति धातु घंटी बजाता है, वह 0.3 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनता है। बेटा प्रतिध्वनि सुनने का मतलब क्या है? कि जो उसने घंटी बजाई, वो साउंड गया होगा, ये घंटी बजाई इसने, ये साउंड दीवार तक गया, मजबूत कंक्रीट की दीवार पर टकरा के वापस आया। तो कह रहा है कि इसे जो प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, वो सुनाई दे रही है 0.3 सेकंड के बाद की। और ध्वनि की स्पीड कह रहा है कि हम 340 मीटर प्रति सेकंड ले लें, तो कह रहा है कि दीवार तक कितनी दूरी होगी? तो बेटा टाइम जो है वो 0.3 सेकंड का है, और स्पीड है 340 की। तो डिस्टेंस कैसे आएगी? डिस्टेंस आएगी स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड है 340, टाइम है 0.3 सेकंड का, तो दूरी आ गई 102 मीटर की। बेटा पर 102 मीटर यहां देखते हैं, टिक मत लगा देना। इको वाले केस में जब भी हमारे पास दूरी आएगी, बेटा इको कैसे बनती है, प्रतिध्वनि कैसे बनती है? कि घंटी का साउंड दीवार तक जाएगा, टकरा के वापस आएगा। तो बेटा दूरी हमारे पास आई है, जाने और आने की दूरी आई है ये 102 मीटर। हमें केवल क्या निकालनी है? दीवार कितना दूर है, तो इसका आधा कर लो, तो 51 मीटर आएगा। आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो दीवार तक की जो दूरी बनेगी 51 मीटर की बनेगी। कभी खुले कुएं की जो तली है उसमें साउंड टकरा के वापस आता है, कुएं की तली पर। ठीक है, चलो आज के इतने रखते हैं, बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। काफी लंबी क्लास हो गई आज की, 1.25 घंटे की। कल मिलते हैं, ठीक है, 7:30 बजे। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।